मजेदार ना। अच्छा, ये तस्वीर एक नेता दूसरे नेता को पकड़ के खींच रहा है और पहला वाला है कि अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना हुई। दूसरा, आजादी के शुरुआती सालों में कैसे कांग्रेस का दबदबा रहा। और तीसरा, विपक्षी दल और उसकी नीतियों का कैसे कैसे उद्भव हुआ। यहाँ फर्स्ट हेडिंग है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। भारत में जैसे ही हम लोगों को आजादी मिली, आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करने की चुनौती। अब कैसे लोकतंत्र स्थापित किया जाए तुरंत स्वतंत्र भारत में? तुरंत तो संभव नहीं था। तो इसके लिए राजनेता एक काम कर सकते थे कि यहाँ पे अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना सकते थे। अब ये अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है? जिसमें पूरी शासन को किसी एक राजनीतिक दल के हाथ में दे दिया जाता या सीधे सीधे सेना के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता। अब इससे कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, प्रॉब्लम तो थोड़े समय के लिए सॉल्व हो जाता। बट प्रॉब्लम ये था कि अगर ये लंबे समय तक किसी एक सत्ताधारी दल के हाथ में रह जाता या सेना के हाथ में रह जाता, तो क्या वो इसे जल्दी से छोड़ना चाहती? और अगर नहीं छोड़ना चाहती तो फिर वही तानाशाही शासन चलने लगता। तो इससे निजात पाने के लिए भारतीय राजनेताओं ने बहुत मुश्किल रास्ता चुना। लेकिन इसके लिए उन्होंने राजनीति को कोई प्रॉब्लम नहीं समझा। उन्होंने समझा कि राजनीति हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और इसके लिए सबसे पहले हमारे देश में बना संविधान। संविधान बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया। मतलब जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया ताकि चुनाव को जल्दी से जल्दी कराया जाए और लोकतंत्र की स्थापना हो सके। और इसके लिए सुकुमार सेन को पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि देश में पहला आम चुनाव 1950 में ही संपन्न हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अनुमान था। जब इस पर काम होना शुरू हुआ तो बहुत ही लंबा समय लग गया। इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि चुनाव करने से पहले चुनाव की तैयारियां भी तो करनी थी। और चुनाव की तैयारियों में क्या क्या करना होता है? सबसे पहले तो करना था कि चुनावी क्षेत्र का सीमांकन करना था। ठीक है, भारत बहुत बड़ा सा देश है, ऐसे कंडीशन में चुनावी क्षेत्र के लिए सीमांकन करना कि कौन सा क्षेत्र कौन से चुनावी क्षेत्र में आएगा, कितना बड़ा क्षेत्र रहेगा, ये सब करना। दूसरा क्या था? मतदाता सूची तैयार करनी थी। यानी भारत में जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए एक सूची तैयार करना था जो वयस्क हों और वो मतदान दे सकें। तो इसके लिए सूची तैयार जब किया गया तो पता चला कि भारत में कुल 17 करोड़ मतदाता हैं केवल। अब जब ये मतदाता सूची तैयार हुआ और लोग इस सूची को लेकर के चुनाव आयोग के पास गए तो चुनाव आयोग ने इसे कैंसिल कर दिया। 40 लाख लोगों का सूची से नाम कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें 40 लाख महिलाओं का नाम ही दर्ज नहीं था। तो नाम नहीं था तो क्या था? तो लिखा था अला की बेटी फला की बीवी, जिसमें महिलाओं का नाम नहीं था। नाम के जगह पे उल्टा पुल्टा ये सब लिखा रहा था। तो चुनाव आयोग ने कहा कि जाओ इसको वापस से करेक्शन करो और फिर से लेके आओ। अब तो ये बहुत लंबा काम लेने वाला था, लंबा टाइम लेना था इसमें। और इतने सारे लोगों के लिए जो चुनाव होना था, इसमें कुल 3200 विधायक चुने जाने थे और 489 सांसद चुने जाने थे। और इनके लिए, इतने सारे लोगों को चुनाव कराने के लिए कुल 3 लाख से भी ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। क्योंकि सारे लोगों को प्रशिक्षित करना था, 17 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देना था। और इन 17 करोड़ लोगों में मात्र 15% लोग ऐसे थे जो साक्षर थे। सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। तो वो लोगों को चुनाव के बारे में बताने के लिए लंबी संख्या चाहिए थी, बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। तो 3 लाख से ज्यादा अधिकारी चुनाव कर्मी जो थे वो चुनाव का प्रशिक्षण देने में लग गए। भारत ने अपने लिए सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग किया।
सार्वभौम मताधिकार क्या होता है? जिसमें महिला पुरुष सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। जबकि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, जो हमसे काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, जो डेवलप्ड थे, उन्होंने सार्वभौम मताधिकार को नहीं अपनाया था। महिलाओं को उन्होंने वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन भारत ने सार्वभौम मताधिकार को अपनाया और इस वजह से भारत की काफी सारी आलोचनाएं होने। आलोचना में हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। हमारे यहाँ जो लोग वोट दे होने जा रहा था, वो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था उनके हिसाब से। दूसरा था ऑर्गेनाइजर नाम का एक पत्रिका था, जो लिखता है कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस का एक अंग्रेज नुमाइंदा था, वह दावा करता था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर, बड़े विस्मय से लाखों लोग अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। और ये सारे ताने बानों के साथ भारत ने अपना चुनाव कराना संपन्न किया, लेकिन चुनाव जल्दी से हो नहीं पाया। 1950 में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। 2 बार चुनाव को स्थगित भी करना पड़ा और फिर 1951 में जाकर के हमारा चुनाव शुरू हुआ। अक्टूबर महीना का 1951 का अक्टूबर महीना में शुरू हुआ और ये चुनाव होते होते फरवरी 1952 आ गया। लेकिन इस चुनाव को 1952 का चुनाव ही बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर भागों में चुनाव 1952 में हुए थे। उसके बाद मतगणना हुआ। जब वोट पूरी तरह से संपन्न हो गया, मतगणना हुआ, पूरी तरह से चुनाव सक्सेसफुल हो गया, तो आलोचना करने वालों का मुंह बंद हो गया। अब लोग भारत की तारीफ करने लगे, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुआ था। आधा से ज्यादा लोगों ने, जितने भी 17 करोड़ मतदाता थे, उनमें से आधा से ज्यादा लोगों ने मतदान में भाग लिया था और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी थी चुनाव में। और एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ था। जो लोग हारे वो भी भारत में बोले कि ये एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ है, कोई चीटिंग नहीं हुआ है, कोई धांधली नहीं हुआ है। तो जब इतना बड़ा सा लोकतंत्र में इतना बड़ा सा चुनाव हो गया, इतना अच्छे से चुनाव हो गया, तो लोग अब जो ताना मार रहे थे अब तक, वो भारत को बहुत हर तरह से बधाई देने लगे। उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ हम देखते हैं पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, मतलब कांग्रेस की जीत। पहला चुनाव जो हुआ था उसमें लोकसभा चुनाव के लिए कुल 489 सीटें थी, जिसमें से 364 सीटों पर अकेले कांग्रेस विजयी हुआ था और नंबर 1 पे आया था। नंबर 2 पे जो था वो था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत का इमेज है। ये जो येलो येलो पूरा दिख रहा है, ये हमारा है कांग्रेस के जीत वाला एरिया। जो लाल रंग का है, लाल रंग यहाँ पे हम लोग देख, ये लाल वाला भाग है नीचे में। यहाँ पे केरल में कांग्रेस हारी थी और ये ऊपर में हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये अलग कलर है, यहाँ पे कांग्रेस की हार हुई थी। बाद बाकी पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं कि किसकी जीत हुई, तो कांग्रेस की ही जीत हुई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मतदान के बदलते तरीके, कैसे कैसे मतदान भारत में बदला। सबसे पहले जब मतदान हुआ था तो एक बैलेट पेपर हुआ करता था, जिसमें सिर्फ जो लोग प्रत्याशी लोग थे उनका फोटो रहता था, चुनाव चिन्ह रहता था। बाद में फिर से आया कि बैलेट पेपर में ही फोटो के साथ साथ चुनाव प्रत्याशियों का नाम भी रहेगा और उसको एक बॉक्स में डालना रहेगा। उसके बाद लास्टली भारत में क्या आ गया, ईवीएम मशीन आ गया। तो ये थे चुनाव के बदलते तरीके। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत में लगातार 3 चुनाव हुए। पहला 1952 का चुनाव, दूसरा 1957 का चुनाव और तीसरा 1962 का चुनाव। और इन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीता और जो बाकी के दल थे वो कांग्रेस का 10 अंश भी नहीं ला सके। बहुत कम नंबर, बहुत कम अंक प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य पार्टियों के बारे में, जिसमें पहला है केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। 1957 में जब चुनाव हुआ था तो विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो कुल 126 में से 60 सीट लेकर के जीत गया था।
और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार ने भी इसका समर्थन कर दिया था। उसके बाद जो इसके जो नेता थे EMS नंबूद्रीपाद, इनको सरकार बनाने का न्योता दिया गया और फिर वो गए। और इसके बाद दूसरा हमारे सामने पार्टी है, यह सोशलिस्ट पार्टी, जिसको SP भी कहते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, ये उनका तस्वीर है, आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ लिखा है स्वतंत्रता सेनानी थे आचार्य नरेंद्र देव, और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और आज़ादी के दौरान यह कई बार जेल भी गए थे, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, और आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये जो भीमराव अंबेडकर थे, ये जाति विरोधी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे और इन्होंने दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ये बहुत विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य भी रहे, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे, आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं रफी अहमद किदवई, ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे और प्रांतीय सरकार में 1947 में मंत्री रहे, 1946 में दोबारा मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संचार मंत्री बने और फिर खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। यहाँ हम लोग देखते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कि आखिर क्यों कांग्रेस लगातार 3 चुनावों में जीतता आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव जो हुए, यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हुआ, कांग्रेस की भारी मतों से जीत हुई और एक दल के प्रभुत्व का दौर कायम हो गया। हालांकि उस टाइम सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पे एक दल का प्रभुत्व था, और भी कई सारे देश थे, जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पे भी एक दल चल रहा था, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में भी चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो शासन चल रहा था और भारत में जो कांग्रेस का शासन था, दोनों में काफी फर्क था। चीन, क्यूबा और सीरिया में क्या था कि वहां सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी लड़ सकती थी, तो इसलिए एक दल का प्रभुत्व था। जबकि म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में क्या था कि यहाँ पे सैन्य सहायता की मदद से एक दल का प्रभुत्व स्थापित किया गया था। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत में पूरी तरह से निष्पक्ष लोकतंत्र चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद कांग्रेस जीता था और भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का दौर चल पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि बार बार कांग्रेस जीत क्यों रहा था। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस का निर्माण 1885 में ही हो गया था। हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, और इसमें बड़े बड़े नेता उसी समय से काम कर रहे थे, तो इसलिए कांग्रेस को हम लोग अपने राजनीतिक वारिस के रूप में देख रहे थे। कांग्रेस एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी था, जिसमें अंग्रेजों को महत्व देने वाले अगड़ी जाति, उचले जाति, मध्य वर्ग, शहरी और अभिजन सभी लोगों को इसमें जगह दिया गया था। साथ ही साथ उद्योगपति, शहर के बासिंदे, गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग जाति के लोगों को भी इसमें जगह दिया गया था और ये लोग नेतृत्व भी कर पाते थे। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी थे, शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम मार्गी लोगों को शामिल किया गया था। सबको इनमें मिला लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के में जो भी अलग विचारधारा का कोई भी व्यक्ति आता था, तो उसकी बातों को सुना जाता था और उसे अपने दल में शामिल कर लिया जाता था, थोड़े से समझौते, सुलह समझौते के साथ, और उसको सर्वसहमति से अपने दल में शामिल कर लिया जाता था। सभी तरह की विचारधारा को साथ में लेकर चलना और देश की तरक्की में अपना योगदान देना, यही थी कांग्रेस प्रणाली।
इसके बाद हम देखते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। जब इतना सब कुछ कांग्रेस में ठीक चल रहा था, तो फिर विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ? और हम देखते हैं कि अधिकतर विपक्षी पार्टियों का, बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जिनका जन्म कांग्रेस के अंदर ही हुआ। तो आखिर ये क्या वजह बनी कि कांग्रेस के अंदर से इतनी सारी पार्टियां बन गई? 1950 के आम चुनाव के पहले में ही और 60 और 70 के दशक में ही बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का उद्भव धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतने के साथ कांग्रेस में फूट पड़ा और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का उद्भव कांग्रेस के अंदर से ही हुआ, जबकि कुछ पार्टियां कांग्रेस के बाहर से भी बनी। इन विपक्षी पार्टियों ने लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, और स्वतंत्रता के उद्घोष के बाद अंतरिम सरकार में देश में विपक्षी दल के नेता भी शामिल थे। इन नेताओं में बड़े नेता थे डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया, हालांकि उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया। इस प्रकार अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। और यहाँ हम तस्वीर देखते हैं नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों का। ऐसे के साथ यह हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।